जय हिंद। जो हम 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज़ का वीडियो डाल रहे थे, उस क्रम में आज हमारा ये दूसरा वीडियो है और हमारा जो सब्जेक्ट है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और टॉपिक लिया है हमने भारतीय संविधान की विकास यात्रा। तो अब क्या करेंगे, इसका पहला वीडियो डल चुका है, अगर जिनको देखना हो वो हमारे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से वो देख सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन 1, बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना। ऑप्शन 2, नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश देना। ऑप्शन 3, कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना। ऑप्शन 4, न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना। ऑप्शन 5, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 5, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। आंसर करेंगे आप। इस टेस्ट सीरीज का रूल क्या है, आप लोग वीडियो पॉज करके आप अपना क्या करेंगे, आंसर करेंगे। चलिए, इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, केवल 5, क्योंकि संविधान का कार्य है कि बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विकास बना रहे। जैसे संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों पर नियंत्रण लगाने के संदर्भ में संविधान में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोई भी सरकार कुछ विषम परिस्थितियों में ही उन्हें सीमित कर सकती है, लेकिन उन्हें समाप्त नहीं कर सकती। जैसे आपको पता है, अनुच्छेद 20 और 21 जो मूल अधिकार है, किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता है। साझे मूल्य, स्वतंत्रता, बंधुता व धार्मिक राजनीतिक स्वतंत्रताएं हमें संविधान से प्राप्त हैं। ठीक है। जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। संविधान में सत्ता में आने की प्रक्रिया व उनको प्राप्त अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन उनको योग्यता के संदर्भ में इसकी जो चुस्ती इसमें चुस्ती नहीं दिखाई गई है। ठीक है ना। यह सुनिश्चित संविधान का यह मोटो होता है, यह सुनिश्चित करना होता है कि सत्ता में अच्छे लोग ही आए। व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे लोग वो किसी क्राइटेरिया से, उनका जो बैकग्राउंड कुछ और रहा है, ठीक है, तो वो लोग भी आ जाते हैं इसमें चुन के। लेकिन संविधान का हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है कि अच्छे लोग ही चुन करके आए। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्या है बी में, तो केवल 5, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा दूसरा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करूंगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का, उसके प्रावधानों में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। ए ऑप्शन, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया था। बी नंबर, इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ऑप्शन सी, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप ऑप्शन करेंगे, आंसर करेंगे। वीडियो पॉज करके आपको आंसर करना है। जब आप आंसर करोगे ना, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दे के ऐसे छोड़ते नहीं जाना है, लगाते भी रहना है। आप टेस्ट सीरीज लगाओगे और अपना आप मार्क्स भी क्या करोगे, इसमें मेंशन करोगे कमेंट में। इसका आंसर होगा डी। आइए बताते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था तथा कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। एक बात जान लीजिए कि जो हमारे संविधान का जो विकास हुआ है, एक चार्टर एक्ट के थ्रू हुआ है और एक क्या, भारतीय शासन अधिनियम। तो जब क्या होते थे, जब हमारी जो भारत की जो शासन व्यवस्था थी, जब कंपनी के हाथों द्वारा कंपनी ऑपरेट करती थी, तब उस समय चार्टर एक्ट आता था। ठीक है ना। तो ये चार्टर एक्ट ही है एक प्रकार का। ठीक है। तो और उसके बाद से जब क्या हुआ कि जब ये सत्ता जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे छीन के कहाँ चला गया था, इंग्लैंड के महारानी के हाथों में, यानी वहाँ पे चला गया था। तो उस समय भारत शासन अधिनियम के थ्रू हमारे भारत पे शासन किया जाता था। ठीक है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था तथा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी, कौन कौन उस समय प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके अतिरिक्त कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण के अंतर्गत भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था।
ठीक है ना। अतः आपको क्या होगा, इन सारे ऑप्शन में से विकल्प डी सही है। ठीक है क्या, विकल्प डी सही होगा। चलिए हाँ, तीसरा प्रश्न हमारा ये है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आंसर करेंगे आप, आपका आंसर क्या होगा इसमें, बी होगा। क्या होगा, बी होगा, क्योंकि 1781 के जो संशोधनात्मक अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के उल्लेख के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे। अतः विकल्प बी सही है। क्या है विकल्प बी में, क्या है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, 4 में आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। कब खोया था ये बताना है आपको। ए ऑप्शन 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। आपको आंसर करना है। क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। कब खोया था, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा और 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। बताइए, वीडियो पॉज करके आंसर कीजिए। आपका आंसर होगा सी, चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी ने क्या करी थी, अपने चाय का जो व्यापारिक अधिकार था उनका वो खो दिया था कंपनी ने, बल्कि उसके सभी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त ही कर दिए गए थे इस क्या बोलते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है क्या। तो ये ऑप्शन, ये आपके क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। इसी क्रम में 5वां प्रश्न जो हमारा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, आपको बताना है। ऑप्शन 1, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया। दूसरा, सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया गया था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया था जो गवर्नर जनरल द्वारा उनके समक्ष रखे जाते थे। तीसरा ऑप्शन, गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1। आंसर करेंगे आप आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण घटना घटी थी, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था, जिसमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। किंतु इन शक्तियों का इनकी जो शक्तियां थी विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। अतः कथन 1 सही है। वायसराय को विधान परिषद विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। अतः कथन 2 भी चाहिए। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिससे वायसराय को असीमित अधिकार मिल गए थे। अतः कथन 3 गलत है। इन आदेशों के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इस आपके 5वें प्रश्न का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ए, यानी 1 और 2 दोनों। ठीक है क्या, 1 और 2 दोनों। इसी क्रम में 6ठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया। 6ठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया था। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी
भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार 1909। आंसर करेंगे आप इसका वीडियो पॉज करके। इसका आंसर होगा आपको ए, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आइए उसके बारे में जो मतलब 1861 का अधिनियम है उसके तहत क्या क्या हुआ था उसको जानते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के प्रावधान क्या है, कुछ मतलब इस प्रकार मैं बता रहा हूँ जो उसको आप नोट करेंगे। जैसे क्या है जी, पहला है कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। वायसराय की विधायी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। उनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित थी, अतः विकल्प ए सही है। अगला सुनिए, वायसराय को विशेषाधिकार तथा आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत करी थी। इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी करी थी। तो इसलिए आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका ए होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसी क्रम में हमारा 7वां प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। दूसरा, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। ऑप्शन तीसरा, यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। आप इसमें थोड़ा सा कूट देख लीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है आपको। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। आंसर करेंगे आप, वीडियो पॉज करके आंसर करते रहना है आपको। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा सी, क्योंकि भारत सरकार का जो अधिनियम 1858 था, इसके माध्यम से भारत के शासन को कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। तब भारत का शासन इंग्लैंड के ब्रिटिश क्राउन के नाम से जाना जाने लगा। अतः कथन एक हम लोग का तो सही ही है। एक बारे में थोड़ा सा जान लीजिए 1858 के अधिनियम के बारे में। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के अधीन अधिनियमित किया था। अब ब्रिटिश संसद के माध्यम से ही ब्रिटिश सम्राट का भारत में प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया था, अतः कथन 2 भी सही है। 1858 के अधिनियम में विधि निर्माण प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। वस्तुतः भारतीयों को विधानसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। गवर्नर जनरल की परिषद ही प्रांतों के लिए विधि बनाती थी तथा प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता था। इस प्रकार यह निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण द्वारा अधिशासित था, अतः कथन 3 भी सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा, सी सही होगा, 1, 2 और 3। इसी क्रम में 8वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनिए आप जरा। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी 1919 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 का भारत शासन अधिनियम। आंसर करेंगे आप, इसका आंसर आपको करना है। जो इसका आंसर होगा ना, उसमें आपको सांप्रदायिक जो ये नींव रखी गई थी, सांप्रदायिकता की नींव रखी गई थी हमारे भारत में। तो ये थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप। इसका आंसर होगा बी, क्योंकि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अर्थात भारत जो आपका क्या था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसी सुधार के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो हम लोग की पृथक निर्वाचक प्रणाली थी, अपनाई गई थी, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारी को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसलिए लॉर्ड मार्ले मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं भारत में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, ठीक है ना, मार्ले मिंटो सुधार 1909। आइए हमारा 9वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। आंसर करें आप, वीडियो पॉज करके आंसर करते रहिए। देखिए इसका आंसर जो होगा ना, सी होगा, 1853 का चार्टर अधिनियम।
क्योंकि चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया था। इसके द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। अतः आपका विकल्प क्या होगा, सी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, सी। आइए 10वां प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था। ऑप्शन ए, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत करी थी। ऑप्शन बी, बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में निहित थी। ऑप्शन सी, इसमें योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के मत की शक्ति को बदल दिया गया। ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था। आंसर करेंगे आप। इसका आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया गया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ प्रावधान है, उसको जानिए, उनके प्रावधानों को। भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सर एलिजाहे इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कर्मचारियों के निजी व्यापारों व भारतीय लोगों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, हमारे वारेन हेस्टिंग थे। अतः विकल्प सी सही है। तो इस प्रकार से हम 10 क्वेश्चन का ऐसे ही सीरीज चलाएंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो आप क्या इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए कि और लोग देखें। और इसमें अगर कुछ आप सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन का लेवल डाउन किया जाए या थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा हमें सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत करा है और किस प्रकार का आप लोग चाहते हैं वो मैं चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग को दे पाऊँ। तो आप थोड़ा सा मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि इसका लेवल क्या रखा जाए, थोड़ा सा डाउन करा जाए या अप करा जाए। ठीक है, धन्यवाद।